सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देखने जा रहे हैं। खबर यह है और सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह कि सुशांत सिंह राजपूत की डायरी सामने आ गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2020 में हॉलीवुड जाने की उनकी प्लानिंग थी। सुशांत की डायरी में पूरी प्लानिंग लिखी हुई है। करियर के साथ बिजनेस की भी प्लानिंग की बात है उसमें, उस डायरी में जो न्यूज 18 पर हमारे हाथ लगी है। सुशांत की जिंदगी से डायरी में दिखती है मोहब्बत, तो आखिर वो इस जिंदगी से नाता क्यों तोड़ेगा, ये डायरी भी इस बात को स्पष्ट करती है। और आशीष हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी। आशीष, क्या खबर है इस डायरी के बारे में? जी, सुशांत सिंह राजपूत की ये जो डायरी है ये साल 2020 से उनकी प्लानिंग से जुड़ी हुई है। अगर डायरी के पन्नों को पलटें तो साफ तौर पर पता चलता है कि वो अपने हर साल की एक प्लानिंग करते थे। स्टेप वाइज जो है उसे कैसे डेवलप करना है, कितना वक्त देना है, ये सारी चीजें लिखी हुआ करती थी। इस डायरी के पन्नों में देखें तो हॉलीवुड का उनका जो है सफर, उन्हें इस साल पूरा करना है। फुल्ली फंक्शनली इसमें काम करने के लिए कोशिश करनी है। बॉलीवुड में अच्छे कंटेंट राइटर्स और नामी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने के साथ साथ जो है वो अपनी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उसके लिए किस तरह से हर एक सिंगल एग्जीक्यूटिव की तलाश करना, उसके लिए स्क्रीनिंग करना, उसके लिए प्लान करना, आइडिया बेसिस पे प्रोजेक्ट लेना, ये सारी चीजें एक बहुत ही प्लानिंग के तहत उन्होंने कर रखी थी, जिसमें उनकी बहन प्रियंका भी शामिल थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुशांत एक प्लानिंग के तहत चलने वाले व्यक्ति थे, एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। ये डायरी के पन्ने केवल इसलिए बताने के लिए काफी है क्योंकि पिछले 6 महीनों में बताया जा रहा था कि उनकी दिमागी हालत, मानसिक हालत है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। लेकिन ऐसे में डिस्टर्ब हुआ व्यक्ति क्या इस तरह से प्लानिंग कर सकता है, इस तरह से एग्जीक्यूशन लाने की कोशिश कर सकता है, वो सारी चीजें इन डायरी के पन्नों में साफ दिखती है। आशीष, ये कहा जा रहा था कि रिया अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो सुशांत से जुड़ी थी वो ले गई थी। तब ये बात हुई थी कि एक डायरी भी उनकी थी जो अपने साथ ले गई थी। ये डायरी कहां से आई, अचानक से कहां प्रकट हुई? जी, ये डायरी मुंबई पुलिस ने बरामद की थी। कुल जो 5 डायरियां हैं वो 5 डायरियां सुशांत के पास ही रहती थी और ये 5 डायरियां सुशांत के पास से बरामद की गई हैं। उन्हीं पन्नों में से ये कुछ पन्ने, कुछ 12 पन्ने बेहद अहम पन्ना है आशीष, बेहद अहम पन्ना है जिसमें पूरी प्लानिंग लिखी हुई है। और ये कहीं ना कहीं उस बात को बल देता है कि फिजिक्स से प्यार करने वाला, साइंस को मानने वाला किसी चित्रकार की वैसी पेंटिंग से नहीं डर सकता। और इसमें जो प्लानिंग लिखी हुई है कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि उनके इरादे जिंदगी को जीने, उससे पहचानने और कईयों को जोड़ने की थी। आपने स्टार्टअप की बात की, स्टार्टअप की बात भी इसमें लिखी हुई है। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए कि क्वांटम फिजिक्स का एक छात्र हो और वो किताबों से प्यार करता हो तो उसमें उसकी हर एक प्लानिंग उसी तरह के डायग्राम से दिखाई पड़ती है। यानी कि कहीं ना कहीं सुशांत की ये जो डायरी के कुछ पन्ने हैं वो साफ तौर पर बता देते हैं कि क्वांटम फिजिक्स का ये जो छात्र था वो किस तरह से अपनी हर एक साल, हर एक दिन, हफ्तों को एक प्लानिंग के हिसाब से जो है वो तैयार करता था। उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन के लिए किस तरह से काम करता था। एक एक व्यक्ति उसको चुनना, उसके जो है उसकी स्क्रीनिंग करना, ये सारी चीजें आसान काम नहीं थी। हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स को तलाशना, इसके अलावा बॉलीवुड में नामी जो है ब्रांड्स हैं उनके साथ किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, इनकम के सोर्स किस तरह से, परमानेंट इनकम के सोर्स डेवलप करने, ये एक पूरी प्लानिंग के तहत हो सकता है। निश्चित तौर पर डायरी के ये पन्ने साफ तौर पर बता सकते हैं, बताने के लिए काफी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक थी। वो जो है एक अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे थे, जिस तरह से एग्जीक्यूशन की तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाती है मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे बातचीत के लिए और इस डायरी के उन पन्नों को ढूंढ निकाल कर दर्शकों के सामने रखने के लिए, जिसकी भावनाएं जो पसंद करते हैं सुशांत को। देखिए उनकी प्लानिंग कितनी अच्छी थी। क्वांटम फिजिक्स ही नहीं बल्कि उससे आगे जाने की तैयारी थी। हर क्षेत्र में एक स्टार्टअप की तैयारी थी। वो एग्जीक्यूटिव ढूंढ रहे थे, बेस्ट प्लानर्स ढूंढ रहे थे, वैसे लोगों को जोड़ना चाहते थे अपने स्टार्टअप के साथ जो बेहतर से बेहतर आइडियाज डेवलप कर पाए। तो ये 2020 की प्लानिंग जो साफ तौर पर उनकी हैंडराइटिंग में है और स्पष्ट कहती है कि वो अभी जाने वालों में से नहीं थे। तो यूरोप ट्रिप पर सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ आउटिंग करने के लिए गए थे ताकि मूड फ्रेश हो सके। लेकिन रिया ने जो राज खोला है उसके मुताबिक सुशांत के लिए यूरोप ट्रिप ही काल बन गया।
जी हां, ईडी के सामने रिया ने बताया है कि अक्टूबर 2019 में वो सभी यूरोप ट्रिप पर गए थे, जहां सुशांत ने स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया की एक पेंटिंग जिसका नाम सैटर्न डिवोरिंग हिज सन रखा गया था, उसे देखा। उस पेंटिंग को देखते ही वो डर गए और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो पेंटिंग थी जिसके बारे में रिया कह रही हैं कि इसको देखकर सुशांत डर गए थे। तो इसी पेंटिंग को देखकर सुशांत डरे और बकौल रिया सुशांत को पेंटिंग में राक्षस नजर आया और वो इस कदर घबरा गए कि वो रुद्राक्ष की माला की जाप करने लगे। रिया ने जो राज खोले हैं उसके मुताबिक ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस शहर के 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में लगी थी, जहां सुशांत, रिया और शोविक रुके थे। रिया की अगर माने तो सुशांत इस पेंटिंग को देखने के बाद डरकर अपने रूम में चले गए, वहीं रिया और शोविक दूसरे कमरे में चले गए। सुबह जब रिया ने सुशांत के कमरे में कदम रखा तो सुशांत डरे दिखाई दिए। रिया ने बताया कि सुशांत से पूछने पर उन्हें यह पता चला कि पेंटिंग देखने के बाद सुशांत को रात में डरावने सपने आए थे और वो इतने डर गए थे कि यूरोप ट्रिप को 5 दिन पहले खत्म कर दिया और वापस भारत लौट आए। तो रिया की राक्षस थ्योरी पर सवाल इस वजह से भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि साइंस से लगाव के बावजूद राक्षस से क्यों डर गए सुशांत? साइंस से लगाव था तो भूत प्रेत पर यकीन उन्हें कैसे था? तो कई अहम सवाल हैं। हालांकि इसके बाद कई और पूछताछ होगी, उसमें यह भी खंगाला जाएगा कि अब तक जिन होटलों में सुशांत ठहरते आए हैं उनकी प्रोफाइल्स क्या हैं। यह भी ढूंढा जाएगा, तलाशा जाएगा कि जब जब सुशांत बाहर गए हैं, विदेश की यात्रा उन्होंने की है, तब कहां रहना उन्होंने पसंद किया है और इस ट्रिप पर जिस होटल का चुनाव किया, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने किया था या रिया और उनकी फैमिली ने की थी? क्या एक प्लान के तहत उस होटल में सुशांत को ले जाया गया? तो इसके पीछे क्या ताना बाना है, इसे भी तलाशने की कोशिश की जाएगी क्योंकि एक बड़ा एंगल यह भी हो सकता है। तो सुशांत के परिवार के खिलाफ संजय राउत के बयान पर सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू और वकील विकास सिंह ने माफी की मांग की है। संजय राउत ने कहा कि अगर चूक हुई होगी तो सोचूंगा। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का एक माने हम समझते हैं कि हर्ट करने वाला बयान उन्होंने दिया है, ये काफी चिंताजनक है। और मैं चाहता हूं, पूरा देश चाहता है कि वो खेद व्यक्त करे, माफी मांगे। इसलिए मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। अगर वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। देखिए, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गैर जिम्मेदार है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिता को जानते थे या बेटे को जानते थे, पारिवारिक से इनका कोई संबंध नहीं था। इस तरह की बातें तो सिर्फ जो जानता है वो भी नहीं जान सकता। जिसको बहुत घनिष्ठ रिश्ता हो, जिसमें घर में आना जाना हो, वही इस तरह की बात का कोई बोल भी सकता है। और इनका जो बोलना इतना ही गलत है क्योंकि परिवार ने सारा दिखाया कि उसके सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है 19 में, रिया के उसके जिंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया है। तो इसलिए फिर बाद में रिया ने उसने बात नहीं करने दी, तो फिर उनका आपको दिखा होगा उन्होंने मैसेज वगैरह भी किया रिया को कि भाई मेरे से बात कराओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। तो इसलिए ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इनको आप इसका माफी मांगनी चाहिए इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट देने की। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जानकारी तो दो शादी वाले पे आक्षेप आप बार बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं, देखिए वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, और आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत को सुशांत के पिता से माफी मांगनी चाहिए। से संजय राउत परिवार के बारे में, उनके पिता के बारे में झूठी बातें जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उनको पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहिए। ये बिहार के लिए और पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि एक इस प्रकार के कलाकार के परिवार को और सरेआम झूठी बातें कह करके बेइज्जत किया जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है।
तो सुशांत की मौत के 2 महीने होने को हैं। 2 महीने से सुशांत का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है और साथ ही जो पीड़ा झेल रहा है उस पीड़ा को सुशांत के परिवार ने एक भावुक चिट्ठी के जरिए बयां किया है। कुछ साल पहले की ही बात है। ना कोई सुशांत को जानता था, ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। सभी ने अपना अपना नाम रोशन किया। सबसे छोटे सुशांत ने तो वैसा किया जैसा लोग सपनों में सोचते हैं। लेकिन अब जो हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करें। अंग्रेजों के वारिश हैं। एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्या परवाह हो। अंग्रेजों के एक बड़े वारिस तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया। होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। सवाल सुशांत के निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है, क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार को मिली सौगात पर और सियासत की खबर से भी इसका जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 5000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। लेकिन इसमें गोपालगंज के बंगरा पुल पर सियासत की शुरुआत हो गई। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया और नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। 2 तस्वीरें एक साथ, बंगरा पुल की सीएम की सौगात और अप्रोच पथ टूटने पर विपक्ष का वार। जो आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर, इसमें एरो का निशान है। यह बता रहा है कि अप्रोच पथ टूट गया, विपक्ष ने हमला कर दिया। तेजस्वी यादव ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला है। तो सरकार पर हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने वीडियो जारी किया, पूछा कि नीतीश कुमार इतनी जल्दबाजी में क्यों उद्घाटन करने में लगे हैं। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो है लगातार इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं। और देखिए, कोई राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते। ये हम लोगों के आंखों के सामने है जो घटना हो रही है। आज उद्घाटन हुआ, जान मान का नुकसान हो जाता तो इसका जवाबदेही कौन लेता। किसी पे ना किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इससे पहले तेजस्वी ने ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत से जिस पुल का अभी नीतीश कुमार जी उद्घाटन कर रहे हैं, उसका पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धंस रहा है। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत क्या होगा। कोई पुल उद्घाटन के दिन, कोई उद्घाटन के पहले और कोई उद्घाटन के 29 दिन बाद टूट जाता है। तो ये वो ट्वीट है तेजस्वी यादव का, जिसमें उन्होंने अप्रोच पथ टूटने पर ट्वीट किया था। उन्होंने वो बातें लिखी थी, खासकर अप्रोच पथ से जुड़ी हुई, और हाल की जो तमाम घटनाएं हुई हैं पुल और उसके अप्रोच पथ पर, उन घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो गोपालगंज के बंगरा घाट महासेतु के अप्रोच पथ टूटने पर जहां सियासत जारी है, वहीं अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। जब हमारी टीम इस मामले में पथ निर्माण विभाग की प्रतिक्रिया जानने के लिए विभाग के अपर सचिव अमृतलाल मीणा से बात करने पहुंची, तो पहले तो हमारी टीम को घंटों बाहर बिठा दिया, इंतजार करवाया, और उसके बाद अपर सचिव के ओएसडी ने आकर बताया कि वो बात नहीं करेंगे। जब हमारी टीम ने इसकी वजह ओएसडी से जानना चाहा, तो उन्होंने भी पूरे मामले पर चुप्पी साध ली।
गंज में एक बार फिर से एक नए पुल का अप्रोच पथ बह गया है। जब इस बारे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव के पास, तो पिछले 1 घंटे से हम यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई हमसे यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो स्टाफ है यहाँ पर पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव के जो स्टाफ है वो कह रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। एक बार हम कोशिश करते हैं पूछने का या आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है। सर, हम 1 घंटे से अभी वेट कर रहे थे, क्या बोला गया? हम नहीं, कुछ नहीं पूछा। क्या जानकारी दी गई कि आपने नहीं है बोलने के लिए, इसलिए हमसे मत बात करिए। जैसे आपने कहा ना कि मीडिया अंदर जाके आपने बात की थी कि न्यूज 18 की टीम आपसे बात करना चाह रही है। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ मौजूद थे, इनसे बात भी हो रही थी, कई बार ये अंदर भी गए, लेकिन हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। जो अपर सचिव हैं पथ निर्माण विभाग के, वो यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया वाले से पूछिए क्या वजह है। जब हमने वजह बताई फिर मिलने के लिए ये तैयार नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह से पथ जो है वो बह जा रहा है, अप्रोच पुल बह जा रहा है, और जब विभाग से इस बारे में बात करने की कोशिश की जाती है तो कोई भी बताने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो गोपालगंज के बंगरा घाट पुल के उद्घाटन के बाद छपरा के लोग काफी खुश हैं। जेडीयू के प्रदेश सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 509 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार बंगरा घाट पुल सारण के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर से सारण की दूरी कम होने से व्यापार के साथ आपसी संबंध में बढ़ोतरी होगी। शैलेंद्र प्रताप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां भी बांटी। घाट पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तकनीकी रूप से यह पुल गोपालगंज में पड़ता है। गोपालगंज वासियों को तो इससे फायदा है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम सारण वासियों को इससे ज़्यादा फायदा है। सारण वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से इससे बड़ा तोहफा इस साल के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो पुल को बताया विकास का सेतु, और पुल के उद्घाटन से बेहद खुशी है, मिठाइयां बांटी गई हैं। तो ये जेडीयू नेता ने इसे बांटा है, मिठाई को बांटा है, लोगों के बीच में खुशी बांटी है, और पुल को बताया है विकास का सेतु। बिहार विधानसभा चुनाव की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन सीटों के मुद्दे पर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि सम्मानजनक समझौता आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी है, अकेले लड़ने की स्थिति में कोई नहीं है। सदानंद सिंह के इस बयान पर आरजेडी के नेता लाल हो गए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सदानंद सिंह को नीतीश कुमार की भाषा बोलने वाला करार दे दिया। जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों में विश्वास का संकट है, लेकिन सदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राजद अकेले कुछ नहीं कर सकता। अकेले राजद की यह स्थिति नहीं है कि वह अकेले चुनाव लड़कर बहुमत की सीटें ले आए, और न तो कांग्रेस अभी इस स्थिति में। तो बेहतर यह है इन दोनों दलों के लिए कि सम्मानजनक समझौता हो, और सम्मानजनक ढंग से समझौता किया जाना चाहिए। सवाल है कि ये तय करना महागठबंधन के लोगों का काम है, और ये जो टीवी में बोल रहा है लोग, ये नीतीश जी की भाषा बोलने वाले लोग हैं। नीतीश जी जैसे इन लोग को ट्रेंड करते हैं कि महागठबंधन के खिलाफ में ऐसा बोलो कि महागठबंधन छितर जाए, लेकिन नेता उनके राहुल गांधी हैं, और उन्होंने गोहिल साहब को यहाँ का प्रभारी बनाया है। अगर उनका कोई बयान आता है तो हम कुछ बोलेंगे, लेकिन एक दल के तौर पर कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और उस कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक सदानंद सिंह है। यह अपमानजनक भाषा है, और दरअसल कांग्रेस और राजद दोनों को पता है कि इस चुनाव में एक साथ लड़ने की स्थिति उनकी बनती नहीं है, और कमोबेश ये जो तथाकथित महागठबंधन के अंदरूनी हालात हैं वो एक बड़े बिखराव का संकेत दे रहे हैं।
चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।